सुप्रभातम। डॉक्टर अनीता सतवान, एसोसिएट प्रोफेसर इन संस्कृत, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का इस नवीन सत्र में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि एक पेंडेमिक का समय है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सब थम सा गया है, पूरा विश्व रुक सा गया है, पर हमें आगे बढ़ना है। यही जीवन है। आगे हम बढ़ेंगे शिक्षा के माध्यम से। ये कदम आपके लिए हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आपका सहयोग इसमें अनिवार्य है। आप सभी जानते हैं कि सरकार आपके लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है और उन सभी कदमों में एक कदम ये भी है कि शिक्षण संस्थान जिस तरह से बंद हो गए हैं, हम सब एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, हम क्लासरूम टीचिंग नहीं कर सकते, किंतु हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इस तथ्य को हम सभी जानते हैं। समय आगे बढ़ रहा है, सब कुछ चल रहा है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो हमें किसका इंतज़ार करना है? हमें भी आगे ही बढ़ना है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न जो माध्यम अपनाए हैं आप तक शिक्षा पहुंचाने के, उसमें हमने आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके माध्यम से हम लगातार आपको पीडीएफ ई कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन आप एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने इससे पूर्व में आपको सिलेबस भी उपलब्ध करवा दिया था और शिशुपाल वदम ग्रंथ जो महाकवि माघ के द्वारा विरचित है, उसके ऊपर भी उस कवि का परिचय एवं कृतित्व के बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी उसमें हम काफ़ी कुछ पीडीएफ के माध्यम से पढ़ चुके हैं। लेकिन विद्यार्थियों, फिर भी मुझे लगता है कि एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से अपना जो पंचम प्रश्न पत्र है उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य क्या कार्य है और उस कार्य को हम किस तरीके से करेंगे ये आप समझ पाएँ। तो आप सभी से पहला मेरा जो आग्रह है या अनुरोध जो है वो ये है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलरली फॉलो करें। उस पे जो वीडियोज़ के लिंक दिए जाएंगे उनको देखें, अपने असाइनमेंट्स को देखें, अपनी पीडीएफ को देखें। तो रेगुलरली ये काम आप लोगों को करना है ताकि हमारी समझ और हमारी तारतम्यता बनी रहे। मेरे द्वारा जो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, अब पहले हम बात करते हैं अपने प्रश्न पत्र के बारे में। तो विद्यार्थियों, हम संस्कृत एमए फाइनल के में उत्तरार्ध में पंचम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। ठीक है। इस पंचम प्रश्न पत्र में दो ऑप्शन हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं प्राचीन संस्कृत साहित्य। जो विद्यार्थी प्राचीन संस्कृत साहित्य को ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए हम सबसे पहले अपना सिलेबस, थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर सिलेबस के ऊपर करेंगे। तो आप देखिए इसमें कौन कौन सी बुक हैं। प्रथम ये जानेंगे इसमें कौन कौन सी बुक हैं और कौन सी किताब कितने नंबर की है, कितने अंक हमें उससे मिलेंगे और उसके अंतर्गत हमसे क्या पूछा जाएगा। तो प्रथम हमारी जो बुक है वो विक्रमांक देव चरितम है। विक्रमांक देव चरितम का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ये बुक बिल्लड़, महाकवि बिल्लड़ के द्वारा लिखी गई है। इसमें 20 अंक निर्धारित हैं। और जो द्वितीय बुक है वो है अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य का है। इसमें विनय अधिकरण से प्रथम और तृतीय अधिकरण इसके अंतर्गत लिए गए हैं। ये भी 20 अंक की है। तृतीय जो हम पढ़ेंगे वो है शिशुपाल वध प्रथम सर्ग। ये महाकवि माघ विरचित है। ये भी 20 अंक की है। और चतुर्थ बुक जो है बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, ये इसका तृतीय सर्ग है। ये 20 अंक का है। और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे वो 20 अंक के होंगे। सामान्य प्रश्न यानी इन्हीं किताबों के अंतर्गत पूछे जाएंगे, इन्हीं किताबों से लिए जाएंगे।
तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से इसमें से हमारा पेपर बनेगा, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रथम नंबर पे आपकी स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है कि विक्रमांक देव चरितम 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या, जिनमें से एक संस्कृत में। तो यानी इसमें 4 श्लोक होंगे, इनमें 2 की व्याख्या करनी है, एक श्लोक की व्याख्या हिंदी में करनी है और एक संस्कृत में करनी है। तो हमें ऑप्शन मिलेगा 4 का, उसमें से 2 हमें लेने हैं। ये 10 अंक का हमारा यहाँ पर है। और दूसरा है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, इसमें भी 4 श्लोकों की व्याख्या करनी है। ये 4 श्लोकों की व्याख्या हिंदी में ही करनी, 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या करनी है, ये हमें हिंदी में ही करनी है, यानी हिंदी माध्यम से करनी है। हम हमारे पेपर को हिंदी या संस्कृत माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन जो हिंदी माध्यम से दे रहे हैं उनमें उनके लिए ऊपर वाले पेपर में अनिवार्यता ये है कि एक श्लोक की व्याख्या हमें संस्कृत में करनी है, लेकिन अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो है, इसमें से जो भी हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें 4 में से 2 की व्याख्या करनी है और हिंदी में ही करनी है। तीसरा हमारा जो ग्रंथ है वो है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग हम पढ़ेंगे। इसमें भी 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या, जिनमें एक संस्कृत में करनी है। तो हमें अच्छे से समझ आ रहा है अभी तक कि 4 श्लोक हमें तीनों जो किताबें हैं उनमें से मिलेंगे, लेकिन विक्रमांक देवचरितम में एक की हिंदी में, एक की संस्कृत में करनी है। अर्थशास्त्र के दोनों हिंदी में करनी है। शिशुपाल वध में एक की संस्कृत में और एक की हिंदी में करनी है। तो ये भी 20 अंक का यहाँ पर है। बुद्ध चरित में 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या करनी है। ये पूरा आपका 4 श्लोकों में से 2 की व्याख्या करनी है। ये 20 अंक का है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या के 10 अंक निर्धारित हैं। आगे सामान्य प्रश्न भी हमें पूछे जाएंगे, उनमें भी कुछ अंक निर्धारित हैं। तो देखिए, 5वां जो है हमारा, 5वां ऑप्शन इसमें जो आपको दिख रहा है 1 व 2, 1 व 2 से तात्पर्य है विक्रमांक देव चरित्रम और अर्थशास्त्र। इसमें से 2 प्रश्न पूछकर 1 का उत्तर देना है। ये 10 अंक का है। तो आप यहाँ समझिए कि ये कितने अंक का है। जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, किंतु 10 अंक का है। और हमारी तीसरे और चौथे नंबर की बुक है शिशुपाल वध बुद्ध चरितम। इसमें से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य प्रश्न जो कवि का परिचय, कवि के ग्रंथ के बारे में, कवि की भाषा शैली के बारे में, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे भी और उनके PDF भी उपलब्ध करवाएंगे, उनमें से पूछे जाएंगे। तो 2 प्रश्नों में से हमें 1 का उत्तर देना है। तो इस तरह से हमारा कुल योग होता है 100 अंक का। तो देखिए, वापस से हम अंक के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। विक्रमांक देवचरितम 20 अंक की है, अर्थशास्त्र 20 अंक का है और शिशुपाल वध भी 20 अंक का है। ये व्याख्याओं के माध्यम से हमें अंक मिलेंगे। बुद्ध चरितम में से भी 20 अंक हमें व्याख्या के माध्यम से मिलेंगे और 10-10 अंक जो हैं हमारे प्रश्नों के माध्यम से हमें प्राप्त होंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी ग्रेजुएशन में भी आपने जाना कि हमें संस्कृत की व्याख्या किस प्रकार से करनी है। उसके बारे में हम आगे प्रकाश डालेंगे, आपको व्याख्या करना भी सिखाएंगे। हम ग्रंथ प्रारंभ करेंगे तो प्रथम श्लोक की आपको सप्रसंग व्याख्या करके उसकी PDF उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हमने सबसे पहले अपने सिलेबस के ऊपर नज़र डाली, जिसमें हमने ये जाना कि संस्कृत में हमारा जो पंचम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत कितनी किताबें हैं जो हमें पढ़नी है। अब देखिए, हम थोड़ा सा पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा महाकवि बिल्लड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके कवित्व या उनके व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो दे रखा है वो एक मोटा मोटा सा परिचय उनका दे रखा है। अगर आज की वीडियो में उनका परिचय हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट में उनका कृतित्व और परिचय हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियोज़ की भी एक समय सीमा है जिसके अंतर्गत हमें इनको रिकॉर्ड करना है। तो विद्यार्थियों, पहली बुक
मैंने पूर्व में आपको बताया है कि शिशुपाल वध का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं, किंतु अब हम जो व्याख्या के हिसाब से पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरों के हिसाब से पढ़ेंगे वो महाकवि बिल्लड़ का विक्रमांक देवचरितम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो महाकवि विक्रमांक देवचरितम प्रारंभ करने से पूर्व आप ये जानें कि इसके रचयिता कौन है। तो विक्रमांक देवचरितम के रचयिता महाकवि बिल्लड़ हैं। महाकवि बिल्लड़ कश्मीर के प्रवरपुर नाम के समीपस्थ गौनमुख नामक ग्राम में के रहने वाले थे। अब संस्कृत साहित्य में या संस्कृत कामिनी के चिकुरनिकर महाकवि और बिल्लड़ संस्कृत साहित्य में ऐसे महाकवियों में है जिनके ऊपर कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। इनके साहित्य की कई विशेषताएं हैं। प्रौढ़ी वक्रता, पदविन्यास की मनोरमता, अलंकारों का मंजुल निवेश, अर्थ की चारुता, ध्वनि की भंगिमा तथा रस और भाव की हृदयहारिता आदि काव्य के समस्त आवश्यक उपादानों का जितना सुंदर सामंजस्य इनके काव्य में उपलब्ध होता है उतना बहुत कम कवियों के काव्यों में मिलता है। संस्कृत में ऐतिहासिक काव्य के प्रवचन में वाण भट्ट के परवर्ती कवियों में उनका स्थान काफ़ी ऊंचा है। तो ये महाकवि बिल्लड़ के बारे में है, और कुछ भी बातें हैं जो हम थोड़ा सा जिनके ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। फिर मोटा मोटा जो आपकी पीडीएफ में दे रखा है वो तो उनका परिचय है ही। तो चौर पंचशिका जैसे लोकप्रिय गीति काव्य की रचना करके वे संस्कृत के गीति कवियों की पंक्ति में भी अपना शीर्ष स्थान बना चुके हैं। अर्थात वो महाकाव्य के रचयिता तो हैं ही, लेकिन उन्होंने गीति काव्य की रचना भी करी है। उसमें वैदर्भी रीति के सरस सूत्र के अलौकिक भाव मणियों का गुंफन, इस महारीति के सरल के व सरस सूत्र में अलौकिक भावमणियों का गुंफन महाकवि की ऐसी अनन्य सामान्य विशेषता है जिसका दर्शन कालिदास के बाद की कविता में स्वयं अल्प ही मिलता है। अर्थात कालिदास ने जो अपना काव्य लिखा था गीति काव्य मेघदूतम, तो उसके बाद चौर पंचशिका जो बिल्लड़ का काव्य है उसमें काफ़ी कुछ अलौकिक भाव हमें मिलते हैं। ये कवि की एक महान विशेषता है जिसके ऊपर हमने चर्चा की है। तो आगे हम उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा और विचार करें तो हम पाएंगे कि महाकवि का नाम मुख्यतः तो बिल्लड़ ही था, किंतु विक्रमांक देवचरित के सर्गों की पुष्पिकाओं में जैसा इतिश्री त्रिभुवन मल्लदेव विद्यापति कश्मीर भट्ट श्री बिल्लड़ विरचिते विक्रमादेव चरिते महाकाव्ये प्रथमः सर्गः तथा उक्त काव्य के 18वें सर्ग में कवि के द्वारा दिए गए अपने परिचय के संदर्भ में सुरेश तस्माद् जनिहि जगताम शेखरो बिल्लड़ारत्य जैसे उल्लेखों के द्वारा स्पष्ट होता है कि महाकवि का नाम बिल्लड़ ही था। आगे एक और हमें आधार मिलता है, कई आधार हमें जो प्राप्त होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनको चोर नाम से भी जाना जाता था। तो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है जिसका संतेत प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव के यशाश्चोरश्चिकुर निकरः के उल्लेख से प्राप्त होता है। चौर पंचशिका के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध बिल्लड़ का ही संकेत जयदेव ने चोर के रूप में किया है। ये निश्चित है कि कवि बिल्लड़ का ये नाम किसी राजकन्या के साथ गुप्त प्रणय या कल्पित अथवा वास्तविक कथा के आधार पर पड़ा है। तो स्पष्ट है कि कवि का नाम बिल्लड़ था और चोर या चौर दो उनका नामांतरण था, यानी नामांतर उनके नाम के बाद उनका नाम पड़ा। ऐसा प्रमाणिक भी नहीं है लेकिन ऐसा पढ़ने में आता है। तो एक बार हम महाकवि बिल्लड़ के व्यक्तित्व के ऊपर वापस से नज़र डालते हैं। तो मैंने इनके बारे में बताया कि मुख्यतः इनका नाम क्या था,
बिल्लड़ ही था और ये कश्मीर के रहने वाले थे। गौनमुख नामक ग्राम के थे। पिता ज्येष्ठ कलश, पिता का नाम ज्येष्ठ कलश था। माता नागा देवी थी। प्रतितामह यानी मुक्ति कलश थे। पितामह राज कलश और अग्रज इनके छोटे भाई इष्टराम, बड़े भाई इष्टराम, अनुज यानी छोटे भाई आनंद थे। सभा पंडित यानी कल्याण नगर के चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य षष्ठ के राज्य में ये विद्यमान थे। विद्यापति विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा प्रदत्त इनको उपाधि थी। समय इनका था 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। इनका जो गोत्र था वो कौशिक गोत्रीय वैदिक ब्राह्मण था। इनके समकालीन जो याज्ञवल्क्य स्मृति के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं विज्ञानेश्वर, वो इनके समकालीन माने जाते हैं। तो इस तरह से महाकवि बिल्लड़ का व्यक्तित्व का परिचय आपको मैंने उपलब्ध करवाया। अगली वीडियो जो हमारी होगी, हम अपने ग्रंथ का परिचय करेंगे और ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ये वीडियोज़ आप रेगुलरली फॉलो करें। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।